हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 9th क्लास है हमारी और 9th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले लोकतांत्रिक अधिकार क्या होते हैं, उसकी भूमिका को हमने पढ़ा और बात करी कि लोकतांत्रिक अधिकारों की जो आपकी भूमिका है वो बेसिकली आपका किस प्रकार की है, उन भूमिकाओं को हमने देखा। अधिकारों के बिना जीवन किस प्रकार का है, हमने उन सारे अधिकारों के बिना जीवन की भी हमने कल्पना करी। ठीक है, कैसे कैसे अधिकार होते हैं, क्या राइट्स होते हैं, एक एक करके हमने बात करी। सऊदी अरब में नागरिक कैसे हैं, क्या नागरिकों का अधिकार है, इनको भी हमने गौर करके देख लिया। सबको देख चुके हैं, आपका बात भी कर चुके हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं कोसोवो में जातीय नरसंहार। कोसोवो में जातीय नरसंहार पर हम लोग आपका बात कर रहे हैं और इनको जो है गौर करके देखेंगे। आप ये सोच सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ राजशाही तक ही चल सकती हैं और चुन सकती हैं। चुने जाने वाली शासन व्यवस्था में ऐसा होता है। कोसोवो वो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। कैसा है? टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बाइना लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जो पूरे देश के लिहाज में सब लोग बहुसंख्यक थे। उग्र शब्द में राष्ट्रभक्त में मिलविसेगो ने यह चुनाव में जीत हासिल की और उनका सरकार में कोसोवो की अल्बानिया लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि सब पर लोगों का पूरा नियंत्रण हो, अनेक सब नेताओं का काम करें, अल्बानियाई लोग जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छुड़ा ले जाएं या सब उन पर जो उनका प्रभुत्व है वो आपका स्वीकार कर ले। कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो आपका 74 वर्षीय बतीशा होकास अपनी रसोई में 77 वर्षीय पति इजेज के साथ बैठी थी। आग ताप रही थी। उसने विस्फोट की आवाज सुनी पर उसने एहसास नहीं किया कि यह सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। अभी तक उसका दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दन दनादन अंदर करते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीशा याद करती कि उन्होंने इजेज की छाती में 3 गोली दाग दी। उसके सामने उनके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उनकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैंने अभी दरवाजा के बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात से बेघर होकर सड़क पर खड़ी हुई थी। उसने पास में मकान था, ना पति और ना ही शरीर पर पहनने के कपड़े, इसके अलावा कोई अलग चीज थी। यानी कि ये सारी चीज इनमें से कुछ नहीं था। समाचारों में आई यह कथा उन हजार अल्बानिया लोगों के साथ हुआ बर्ताव में से एक सच्ची कहानी बताती है और याद रखती है कि नरसंहार उस देश की अपनी सेना थी, ऐसे नेताओं के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीत कर सत्ता पर आए थे। जातीय पूर्वाग्रह से पता चलता है कि हाल ही के वर्षों में सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं। उन्हें यह संभावना सबसे पहले भयंकर था। आखिरकार कई देशों में यह दखल दिया जा रहा है कि उनका क्रम थामा था। मिलोवेस की सत्ता थी। अब बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में उनका मानवता के खिलाफ अपराध चला। कैसा है?
मानवता के खिलाफ अपराध चला। तो ये पूरी कहानी थी आपका कोसोवो पर, आपका बतीसा की पूरी कहानी को हमने देखा। और आप जानते हैं युगोस्लाविया का एक प्रांत था जो टूटकर आपका उनसे अलग हो गया। ठीक है, तो इसमें सैनिकों की जो आपका कार्रवाई थी उसी से उसके पति की मौत हो गई। और देखिए कैसे पूरा घर आपका बेघर होकर हो गया, और आपने इसमें उस कहानी को देखा कि ये कैसे अलग हो गए। ठीक है नहीं, तो ये कहानी थी आपका बतीसा की कि किस प्रकार समाचार पत्रों में और पत्राचारों में किस प्रकार उसको दर्शाया गया। आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़े, बात करेंगे लोकतंत्र में अधिकार कि आपके लोकतंत्र में अधिकार क्या है। हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन सब का विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ है उसके बारे में सोचिए। ग्वांतोबानो में वे कैदी, सऊदी अरब की औरतें, और कोसोवो में अल्बानियाई लोग, और भारत में 1984 और 2002 के दंगों में शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए कि जो लोग इन दंगों के आपका शिकार हुए हैं उनके बारे में सोचिए। चाहे वो आपके कैदी हों जिनको यूएस ने उठा लिया हो, सऊदी अरब में औरतों के अधिकारों को देखिए, और कोसावो में अल्बानियाई आपको लोगों को देखिए। इन लोगों पर जो दंगे में शिकार हुआ है, आप कैसा महसूस होता है कि अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते हैं। अगर आपके हाथों में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार होता तो उपयुक्त घटना को ना होने के लिए क्या करें। अगर आपके हाथ में कुछ पावर हो, राइट्स हो, जिस तरीके की घटना घट रही है ना हो, आप क्या करें। सोचिए, विचार करिए। देख लिया सर, आप ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा हो, उनके सम्मान का ख्याल रखा जाए। लोगों की सुरक्षा और उनके सम्मान का ख्याल, समान अवसर जरूर हो। जैसे आप यह चाहते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी लोगों को गिरफ्तार ना किया जाए, और आप किसी को गिरफ्तार करे जाएंगे तो उसे उसे अपना पक्ष रखने के लिए और अपने निर्दोष को साबित करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। यानी कि आप लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देंगे, लोगों के सम्मान का ख्याल रखेंगे, लोगों को समान अवसर देंगे। ना तो गिरफ्तार किया जाएगा, अगर गिरफ्तारी कर रहा है तो उसको अपना निर्दोष देना पड़ेगा, मतलब अपने आप को निर्दोष साबित करने के सारे पक्ष उस पर दे सकते हैं। ऐसा भरोसा सभी चीजों पर लागू नहीं हो सकता। हर किसी जिन चीजों की हम मांग करते हैं, जिन बातों की उम्मीद करते हैं, हम तरकीय नजरिया अपनाना चाहते हैं क्योंकि उसे ये सब चीजों का उपलब्ध कराना है। आप इन बातों पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही नहीं रह सके, उन पर अमल भी हो जाए। जो लोग ना करते हैं उन्हें सजा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां पर हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी हो। अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीजों की गारंटी होगी। अधिकार की सोची के पीछे की भावना यह होती है, और कह रहे हैं इनके पीछे के अधिकार की भावना थोड़ी सी यह कह रहे हैं कि अधिकार क्या है। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोग, अपने समाज, अपनी सरकार का दावा है। हम सभी खुशी से बिना डरे भय के लोग अपमान व्यवहार कर जीना चाहते हैं। लोग कैसे चाहते हैं कि बिना किसी का डर हो, बिना किसी का भय हो, उसी के तो आपका जीना चाहते हैं। और सब सम्मान चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, लोगों की सुरक्षा हो। लोग यही तो चाहते हैं कि बराबरी बनी रहे, बराबरी का सम्मान मिले। यही चीज तो हर एक लोग, आपका व्यक्ति जो है पर्याप्त मात्रा में चाह रहा है, और यही अधिकार है। और अधिकार व्यक्ति इन्हीं चीजों की सरकार के दावे करता है, इन्हीं चीज की वो मांग करता है। बिना डर और भय के अपमानजनक व्यवहार से बचे और जिया जा सके। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करता है जिससे कोई नुकसान ना हो,
कोई कष्ट ना हो, इसी प्रकार हम व्यवहार से किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकतर तभी संभव है जब आप अपने बारे में सोचें, ठीक, और दावे पूरी तरह से समान रूप से मिले। दावे कैसे हैं? पूरी तरह से आपसे समान। ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो आपका दूसरों को कष्ट देंगे या नुकसान पहुंचाएंगे। आप यह क्रिकेट खेलने का अधिकार का दावा नहीं नहीं कर सकते कि आपका पड़ोसियों की खिड़की के शीशे टूट जाएं और अपने अधिकार कुछ ना हो। यूगोस्लाविया सिर्फ लोगों के पूरे देश पर अपना दावा नहीं कर सकते। सो हम जो दावे करते हैं वो तर्कीय होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो हर किसी को समान मात्रा में दे पाना संभव हो। हर प्रकार में कोई ना कोई अधिकार इस बाध्य के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकार का आदर करें। हम कुछ दावे कर दें जिनमें सिर्फ भर अधिकार नहीं होता, उसे पूरे समाज को स्वीकृत मिलना चाहिए। इसे हम देख सकते हैं कि समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, सही क्या है, और इसके कायदे कानूनी हमें तय करते हैं। समाज जिन चीजों को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसलिए समय और दोनों के हिसाब से अधिकार का अवधारणा आपका बदल रही है। 200 साल पहले अगर कोई कहता है कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता है। आज सऊदी अरब को उनका ना वोट देने का अधिकार ना होना ही अजीब लगता है कि आज के जमाने में सऊदी अरब में अगर महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, ये कैसा अजीब लगता है कि आज दुनिया में सब महिला वोट गिरती हैं, लेकिन सऊदी अरब में महिलाओं को वोट गिरने का अधिकार नहीं है। आपको अलग सा बड़ा ओड महसूस होता है। सोचिए कि आज भी उनमें कितना पिछड़ापन है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार आपका नहीं दिए जा रहे हैं, चाहे वो आपका कानूनी रूप से हो, चाहे आपका पॉलिटिकल रूप से हो, चाहे आपके सामाजिक रूप से हो। तो महिलाओं को जितने राइट्स, जितने अधिकार उनको मिलना चाहिए, वो उतने आपको नहीं मिल रहे। ठीक, देखिए, तो ये है अधिकार और किस प्रकार के अधिकारों की लोग किस कायदे कानून की बात लोग करते। देख लिया, जब समाज में माने कायदों व लिखित पढ़त मिल जाता है तो असली ताकत मिल जाती है। अब हमारी कुछ ऐसी मान्यता हो, उन मान्यताओं को हम लीगल कर दें तो फिर उनको ताकत मिलती है और असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो में वे कैदी अपने दमन का विरोध कर रहे थे और उन्हें गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार ही है, पर वे उन्हें भरोसा है कि ऐसे व्यक्तियों को संस्थान पर सिर्फ नहीं किया सकता, उन्हें लागू कर दें जब कानून कुछ दावों की मान्यता दे रहे हैं तो। और कह रहे हैं कि अगर कानून कुछ मान्यता दे, उनको लागू किया है, तो फिर हम उन्हें कानूनों की मांग कर सकते हैं और उसी पे हम कानूनों की मांग। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते हैं तो उनका उल्लंघन करते हैं तो हमें उन्हें अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। अगर उनका आदर नहीं किया जाता है, उनका उल्लंघन करते हैं तो क्या आते हैं? अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अधिकार का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा करने की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे का अधिकार करते हैं तो हमें उसमें से 3 बुनियादी चीजें होनी चाहिए। कैसी हैं 3 बुनियादी चीजें? अधिकार लोगों की तार्किक दावे हैं, इन पर समाज में स्वीकृत और अदालतों द्वारा मान्यता मिल जाती है। कैसी होती है? अदालत की जो मान्यता है वो आपकी मिल जाती है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचार में व्यस्त रहने
राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आजादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकतर बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये बात इस व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी नहीं कर सकते। अधिकार स्थिति बिगड़ने से एक जगह की गारंटी कैसी होती है, कुछ दूसरों के अधिकार से झड़पना चाहते हैं तो कुछ स्थिति बिगड़ सकती है। स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत हो जाएं, लोगों की प्रभुत्ता कायम रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में सरकार नागरिकों को अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। जब मान लीजिए लोगों का बहुमत अल्प स्थिति में भी हो, चाहे उनकी प्रभुत्ता कायम करें, तो नागरिकों को अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। कई बार चुनी हुई जो सरकार है वो अपनाने में नागरिकों के अधिकार पर हमला नहीं कर पाती। संभव है कि वह नागरिकों के अधिकार की रक्षा ना करे, इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है ताकि सरकार भी उल्लंघन ना कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संभवतः लिखित रूप में दर्ज होते हैं। कैसे होते हैं? लिखित रूप में आपके दर्ज होते हैं। जो आपका उनके अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनको आप लिखित रूप में आप देख सकते हो कि कहां पर उनका दर्ज है, कैसे उनको का उल्लंघन ना किया जाए, क्या उनको अधिकार मिले हैं। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपका जरूरी है, और जो नागरिकों को हमला करते हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे राइट्स हैं जो लोगों को आपका लीगल बनाते हैं और डेमोक्रेटिक शासन में लोगों को द्वारा मिले अधिकार हैं। जैसे हमारे यहाँ आपको मैंने पहले भी बताया था और मैंने कहा था कि बच्चों आप लोग पढ़ के आना, उसमें अधिकार था आपका फंडामेंटल राइट्स का, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी जाएंगी। क्लियर है? तो ऐसे ही अधिकार हमको लोकतंत्र में जरूरत है अपने जीवन जीने के लिए, गरिमा के लिए, समानता के लिए। क्लियर है? इन सब के लिए हमको बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है अपने राइट्स की, इक्वालिटी की। क्लियर है? तभी तो समाज में बात करते हैं कि लोकतांत्रिक देश हो, नागरिकों को कुछ अधिकार हो, कोई व्यक्ति मनमानी ना कर सके, सत्ता का संकोचन किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में ना हो। इन सभी चीजों के लिए तो आपका प्रयास किया जाता है और लोगों को चुना जाता है, और जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुनती है। भले उसके प्रतिनिधि उसको चुने, लेकिन हम जनता के प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वो सरकार को चुनते हैं। तो इसलिए सब कुछ सर्वोपरि जनता को ही लोकतंत्र में रखा भी जाता है। अब हम इसमें आगे आगे बात करेंगे। जैसे भारतीय संविधान में अधिकार, जो भारतीय संविधान है उसमें किस प्रकार के अधिकार आपका मिले हुए हैं, उन अधिकारों की हम लोग आपका चर्चा करेंगे। तो विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्र की तरह ही भारत में अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरत अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया, उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। अध्याय 3 में हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करता है। कैसे बात करता है? ध्यान दीजिए। इक्वालिटी की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है और जस्टिस की बात करता है। मौलिक अधिकार इन वादों को व्यवहारिक रूप लेते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। कैसी है? बुनियादी विशेषता है। हम जानते हैं कि भारत में 6 मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक आम आदमी के लिए इन अधिकारों का ठीक ठीक क्या मतलब होता है? आइए एक एक करके इन पर आपका नजर डालें। क्या करें? इनको एक एक करके आपका अच्छे से देखें। ये अधिकार हमको दिए गए हैं, इनको देख लेना चाहिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। समानता का अधिकार की बात करेंगे, इक्वलिटी की बात करेंगे। अभी हमने पढ़ी ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय। समानता, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। हमारा संविधान कहता है कि भारत सरकार में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि
कानून की नजर में सब समान हैं, सभी लोग बराबर हैं, सबको समान कानून का अधिकार है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, किसी व्यक्ति विशेष का क्यों ना हो, आप किसी भी देश के उच्च संवैधानिक पद पर क्यों ना हो, आपको समान संविधान का अधिकार आपको मिला हुआ है। मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे सबके समान के रूप में लागू हो, इसे कानून को राज भी कहेंगे। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियादी अर्थ हुआ है, तो कोई भी कानून उसके ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी, सामान्य नागरिकों में कोई अंतर नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? कोई अंतर नहीं हुआ। प्रधानमंत्री हो या मजदूर, गांव का कोई खेतीहार मजदूर, सब एक ही कानून लागू है। चाहे आप गांव के मजदूर हैं या आप प्रधानमंत्री हैं, किसी दूर दराज के रहने वाले मजदूर हैं, सबको एक बराबर अधिकार है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के अधिकार का विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता है। जैसे कुछ साल पहले देश में एक पूर्व प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया गया था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उन्हें आपका निर्दोष घोषित किया था, लेकिन जब तक मामला चला, उन्हें अन्य आम आदमी की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष के सबूत करने पड़े, कागजात आपके दाखिल करने पड़े। तो इससे ये प्रतीत होता है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है या कोई व्यक्ति है, सबको समान अधिकार है और कानून ने सबको आपका समान अधिकार दिए हुए हैं। क्लियर है? मैंने आपको 6 मौलिक अधिकारों की बात की थी ना, तो वही है 6 मौलिक अधिकार। सबसे पहले समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शैक्षणिक और संविधान के उपचार का अधिकार। तो ये सारे अधिकार हमको संविधान द्वारा आपका प्रदत्त है, संविधान द्वारा प्राप्त किए गए अधिकार। ठीक, इन अधिकारों को हम आपका देख सकते हैं और आपका देख लेंगे कि किस प्रकार के अधिकार हमको। तो आपने देखा कि ये मैं आपको बता चुका हूं, आप पढ़ लीजिए, फिर भी मैं इनके आर्टिकल आपको लिखवा दूंगा। तो कानून की नजर में सभी व्यक्ति कैसे हैं? आपका समान है, सबको एक समान तुलना की गई है, चाहे गांव का है, दूर दराज व्यक्ति है, वो कानून के रूप में इक्वलिटी उसको भी प्रदान की गई है। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करते हुए साफ किया है कि सरकार से कोई भी धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों, स्त्री हो या पुरुष, आप कहीं पर भी आपने जन्म लिया हो, इसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है कि आप तो ABCD स्थान के हैं और आप इसलिए यहां नहीं रह सकते, तो वो ऐसा नहीं होगा, ये भेदभाव की कैटेगरी के अंदर आएगा। एक, आप किसी दुकान, किसी होटल, किसी सिनेमा घर, सार्वजनिक स्थल में प्रवेश के लिए नहीं रोक सकता। आप मंदिर जा रहे हैं, किसी ने आपको रोक दिया कि भैया आप तो फला जगह से हैं, इसलिए आपको नहीं जाने देंगे। आप स्त्री हैं तो आपको नहीं जाने देंगे, आप पुरुष हैं तो आपको नहीं जाने देंगे। अगर ऐसा कोई करता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। वो किसी कोई व्यक्ति, चाहे प्राइवेट हो, किसी की निजी दुकान हो, कैसी भी हो, वो उसको सामान देने से मना नहीं कर सकता। होटल, सिनेमा घरों में एंट्री को, कोई भी आपका पब्लिक प्लेस है वहां पर उसकी एंट्री को वो नकार नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है और कानूनी तौर पर वो आपका प्रतिबंधित है। इस प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नानागार कैसे हो गए? सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नानागार, सड़क, खेल के मैदान, सार्वजनिक भवनों का इस्तेमाल भी किसी भी व्यक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। आप किसी व्यक्ति को वंचित जो है आपका नहीं कर सकते। ऊपर चीजों से बहुत लगती हैं, पर जाति पर होने वाले समाज में कुछ समुदाय के लोग सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। सरकारी नौकरियों पर भी यह सिद्ध लागू है कि सरकार किसी भी पद की नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए
अवसर की समानता है। उपरोक्त आधार पर किसी भी नागरिकों को रोजगार का अयोग्य नहीं है करार दिया है। इसके साथ ही भेदभाव नहीं किया जा सकता। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति के आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियां स्त्री, गरीब और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता दे सकता है। हाँ, ये हो सकता है राज्य थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजन करते हैं, शायद जो लोग आर्थिक सक्षम से कमजोर हैं उनके लिए वो सीटें रख दे, और जो गरीब है उनके लिए कर दे। शायद जो लोग विकलांग हैं, डिसेबल हैं, अच्छे से चल नहीं सकते, हाथ पैर में अपंगता है, शायद उनके लिए कुछ नौकरी में 1-2% का आरक्षण कर दे, कुछ छूट उनको दे दे। तो वो नहीं कह सकते कि भैया ये इक्वालिटी के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ये इक्वालिटी का उल्लंघन आपका नहीं माना जाएगा। इसमें कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आप उसको उल्लंघन नहीं मान सकते। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण इसी आधार की व्यवस्था के समानता के अधिकार के खिलाफ है। लोग कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि इसी समानता के खिलाफ है, असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब हर किसी की जरूरतों का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर उपलब्ध कराना है। कैसा है? उसकी क्षमता के अनुसार उसी का काम उपलब्ध हो, और हर बार समानता सुनिश्चित करने भर के लिए कुछ लोगों के लिए विशेष अवसर प्रदान हो। आरक्षण यही कहता है कि इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट कहता है कि हर किसी का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। आरक्षण क्या है? समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो इसी को आज हम लोग इतना रखते हैं कि जो सबको समानता का अधिकार का आरक्षण, समानता का अधिकार आपको दिया गया है और मिला है। तो फिलहाल ये था समानता का अधिकार और उसके संरक्षण की बात। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार का और अपना स्वास्थ्य से ध्यान रखिए, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और अपने पुराने जो आपने विषय, जो आपने चैप्टर पढ़ लिए हैं, उनका आप प्रॉपर रिविजन करिए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।